नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सोमवार को उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही 632 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। उत्तराखंड का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। 2017 में बीजेपी को 70 में से 56 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार का नतीजा क्या होगा, इस बार कयासबाजी का दौर जारी है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले में आप की भी लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही है। देवभूमि उत्तराखंड में वोटिंग की ये तस्वीरें 21 साल के उत्तराखंड की 22 की लड़ाई की कहानी खुद बयां कर रही हैं। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर नहीं कहा जा सकता है कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है। क्या उत्तराखंड अपना पुराना इतिहास बनाए रखेगा, जैसा कि हर चुनाव में सूबे की कमान जनता दूसरे दल को सौंप देती है, या फिर जनता उसी सरकार पर भरोसा करेगी जो चल रही थी। बहरहाल ये तो 10 मार्च की दोपहर तक फैसला हो जाएगा कि उत्तराखंड का अगला किंग कौन होगा। जाहिर है पहाड़ की चुनौतियां कम नहीं हैं और इन्हीं चुनौतियों को चुनौती देने मैदान में 632 प्रत्याशी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम हरीश रावत, आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल, मंत्री सतपाल महाराज समेत तमाम दिग्गजों ने वोट डाले। 70 सीटों के लिए 11,697 केंद्र बनाए गए थे। बहरहाल आइए कुछ हॉट सीटों पर नजर डालते हैं, जिन पर सभी की नजर है कि आखिर इन सीटों का चुनावी नतीजा क्या होगा। पुष्कर सिंह धामी सीएम उधम सिंह नगर के खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश रावत पूर्व सीएम नैनीताल के लालकुआं से मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी के गंगोत्री से चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव मैदान में हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर से कांग्रेस नेता यशपाल आर्य मैदान में हैं। वहीं बात 2017 की करें तो बीजेपी को 70 में से 56 सीटों पर सफलता मिली थी। 2017 में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थीं और मत प्रतिशत 33.5 रहा था। जाहिर है उत्तराखंड में चुनाव युवा नेतृत्व बनाम अनुभवी बुजुर्ग नेतृत्व के बीच होता नजर आ रहा है। बीजेपी जहां डबल इंजन सरकार और विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में है, वहीं कांग्रेस बीजेपी के म्यूजिकल चेयर की तरह सीएम की कुर्सी बदलने पर निशाना साध रही है। चुनाव को तिकोने संघर्ष में बदल रही है आम आदमी पार्टी। बहरहाल ये तो 10 मार्च को मतपेटी खुलेगी, तभी पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में अपनी राय जाहिर की है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर किसे जीत मिली और किसे हार। लेकिन इन 70 विधानसभा सीटों की अगर बात किया जाए तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान हुआ और एक कड़े संघर्ष के बाद यहां पर जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली है। पहाड़ों में वोटिंग का ताबड़तोड़ सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक चला। वो तमाम सर्द इलाके, तमाम जो बर्फीले इलाकों में भी वोटिंग झमाझम हुई है और ऐसे में इस बार नतीजे भी चौंकाने वाले आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से देवभूमि में 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आखिरकार संपन्न हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, देवभूमि, उत्तराखंड। खटिमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदान किया। सीएम ने वोट डाला। सीएम धामी ने न्यूज़ वन इंडिया से इसके बाद बातचीत की। शाम के 6 बज चुके हैं और खटीमा विधानसभा में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त बूथ के निरीक्षण करके लौटे हैं। सर, आज पूरा दिन मतदान करने के बाद आप जगह जगह भ्रमण पर रहे। सर, क्या रिपोर्ट है? नहीं, सभी जगह एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं पूरे दिन भर देखने के बाद कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुनने का मन बनाया है और उन्होंने मतदान कर दिया है। मुख्यमंत्री जी, हमने सुबह से एक चीज और देखी, मतदाताओं का टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मत प्रतिशत जिस प्रकार से बढ़ा है, जिस प्रकार से वो सीधे सीधे लोगों ने जो है वर्तमान गवर्नमेंट को मैं समझता हूं कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है।
तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। आपका कहना है कि सुबह से जो वो क्षेत्र में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट बहुत अच्छी है और मतदान प्रतिशत यदि बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, खटीमा, न्यूज़ 1 इंडिया। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी मतदान किया। गुरमीत सिंह से बातचीत की हमारी संवाददाता मीनाक्षी ने। राज्यपाल मौजूद हैं जनरल गुरमीत सिंह जी, आपने मतदान कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? सबसे पहले तो आपने जिस प्रकार कहा, बहुत ही हर्ष होता है, बहुत खुशी होती है मतदान करते वक्त, और संविधान ने जो अधिकार दिया है उसका प्रयोग करके आप इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर में हिस्सा लेते हैं तो अलग खुशी होती है। जो मैंने देखा है कि यहाँ एक उत्साह है और शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान हो रहे हैं, और मैं तो यही अपील करूंगा हर एक उत्तराखंडी को कि आप आगे आइए, इसमें हिस्सा लीजिए, ये आपका अधिकार है, ये मताधिकार है। और देखिए, गुरु नानक देव जी ने कितनी बड़ी बात कही कि मन निवा मत उची, और उस मत का जो दान करना है वो कितना पवित्र चीज है हम सब के लिए। तो मताधिकार का प्रयोग करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप देखते हैं कि जो हमारा स्टेट है उत्तराखंड जो है वो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर विषम परिस्थितियां भी है, ऐसे में लोग किस तरीके से मतदान करने जा सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुश्किलें कुछ भी हो, और जो स्पेशली उत्तराखंडी है वो अलग किस्म के हैं, और यहाँ का जो हौसला है, ये सैनिक बहुल्य प्रदेश है, यहाँ की महिलाएं बहुत शक्तिशाली हैं। मुश्किल कुछ भी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि सब के सब आगे आकर अपने मताधिकार अवश्य प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह, जिन्होंने कहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो अपने मतदान का प्रयोग करें। अपने सहयोगी विनय सूद के साथ देहरादून से मैं मीनाक्षी रजक, न्यूज़ 1 इंडिया। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने भी मतदान किया। मतदान के लिए उमड़ी भीड़ को देखकर भुवन ने कहा कि उनके पक्ष में मतदान हो रहा है, जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। भुवन कापड़ी ने अपने वायरल हो रहे एक वीडियो के बारे में भी सफाई दी। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सुदीप जैन ने कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी से भी बातचीत की है। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट खटीमा विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ भुवन चंद कापड़ी हैं, जो कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कड़ी टक्कर भी खटीमा में उनको दे रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। कापड़ी जी, आप वोट दे के आए हैं, कैसा रुझान है पूरे क्षेत्र में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रुझान है, इतनी भारी संख्या में लोग निकल कर आए हैं तो परेशान है। जब मतदाता जोश के साथ निकल कर आता है तो मतलब वो परेशान है, और वो परिवर्तन के दिन का इंतजार कर रहा था, और सब आज इंतजार कर रहे हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान बिल से, व्यापार से, किसान, आम आदमी, युवा सब परेशान है। तो सब इंतजार कर रहा था कब 14 फरवरी आए, कब इस सरकार से हमें निजात मिले। कापड़ी जी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या मुद्दा है? नहीं, बिल्कुल मुद्दा नहीं है। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा किसान बिल है, मुद्दा व्यापारी है, मुद्दा छात्र है, मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्था है, मुद्दा शिक्षा की व्यवस्था है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें हैं। कल रात से एक आपका वीडियो भी वायरल कराया जा रहा है, इसकी कितनी सच्चाई है? इसकी सच्चाई ये है कि चूड़ी, बिंदी, दारू, मुर्गा, पैसा, कंबल जब पकड़े जाने लगा मुख्यमंत्री जी का, सोशल मीडिया में चर्चा में आने लगा, तो उन्हें लगे अब कुछ बचा नहीं तो भुवन कापड़ी के लिए कुछ मिला जुला कर कुछ उल्टा सीधा कर दें, तो वही किया। वही उत्तराखंड में कांग्रेस का क्या परिणाम होने जा रहा है? उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और जो है 45 पार करेंगे हम, और वो संख्या 45 से बढ़कर 65 भी हो सकती है। उत्तराखंड खटीमा से आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एसएस कलेर ने भी मतदान किया। कलेर ने जनता से कहा कि 21 साल के उत्तराखंड की बदहाली को खत्म करने के लिए इस बार वोट जरूर दें। सालों में उत्तराखंड जिस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोड के मामले में पछड़ा रहा है, आज जनता के पास एक मौका आया, अपना मतदान करें, अपना अच्छा विधायक चुनें, जनता इनको सबक सिखाए। इस सालों वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की है। लालकुआं से हरीश रावत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में काफ़ी उत्साह है और देवभूमि की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। पूजा पाठ के बाद हरीश रावत जी इस वक्त तैयार हैं मां भगवती का आशीर्वाद लेकर के। हरीश रावत जी, मां भगवती का आपने आशीर्वाद लिया है, क्या लगता है विजय भव का कितना आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है? माँ तो माँ है,
माँ के आशीर्वाद के बिना तो जीवन शून्य है। तो माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। हरीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी पूजा किया, अभी ब्राह्मणों ने कहा विजयी भव, ये रावत जी की विजय के तौर पर है या उत्तराखंड की विजय के तौर पर जो है? यदि 55 साल की सामाजिक सेवा के बाद, राजनीतिक जीवन के बाद मेरी विजय केवल व्यक्तिगत रह गई है तो फिर तो मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। तो मेरी विजय जो है ये तो उत्तराखंड की विजय होनी चाहिए। को हरीश रावत को चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी कोशिश की गई, व्यक्तिगत आक्षेप भी लगे, हमले भी हुए बहुत सारे। अमित शाह जी का भी एक बयान था जो अभी बिल्कुल ताजा तरीन था जो है। इन हमलों का क्या आज की वोटिंग में कितना असर होगा? लोग सब देखते हैं, जो है जो मतदाता है वो कहता है तुम जो कुछ कर रहे हो मेरी नज़र में है। मतदाता का निर्णय आएगा, इन सब बातों को ध्यान में रख करके आएगा। तो और क्या लगता है? भाजपा ने कई पाप कर्म किए हैं। कल रात तो उन्होंने महापाप किया है, धन बांटने का महापाप। ऐसे जो है 20-22 वीडियो मेरे पास हैं जिनमें जो है धन बांट रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री पर धन बांटते हुए वीडियो आया है। अभी पुष्कर धामी कह रहे थे कि वो जो कारनामे किए हैं हरीश रावत जी ने या कांग्रेस ने, उसको आज जनता उसका फैसला करने जा रही है। भाजपा क्या इतनी कमजोर थी कि इतने बेकार के लोग थे कि 5 साल मेरे कारनामों को बाहर ही नहीं ला सके और कुछ कार्रवाई नहीं कर सके? मैं तो कह रहा हूँ कमाओ है, बताओ ना क्या कारनामा है, क्या कारनामा है? वो कह रहे हैं जनता फैसला करेगी। जो जिसको मेरा कारनामा बताते हैं स्टिंग, वो तो तुम्हारा कारनामा है। तुमने एक पाप कर्म किया है, एक पत्रकार की आड़ में ले करके तुमने अपने दल बदल को डाका मेरे घर में डाल रहे हो और FIR भी मेरे खिलाफ कर रहे हो। ये न्याय है? हिंदुस्तान इस बात को ध्यान में रखेगा। तो क्या लगता है पुरानी तमाम विफलताओं को भूलते हुए इस बार हरीश रावत विजय होंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस विजय होगी? अरे गिरते हैं सवारी मैदान जंग में, हम सवार हैं, हम कोई गिरने से हिम्मत थोड़ी हारते हैं। तलवार नहीं छूटनी चाहिए हाथ से। कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और गंगोत्री विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा में वोट डाला। कर्नल कोठियाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में नव परिवर्तन होगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सतपाल महाराज ने सीडिया खाल स्थित बूथ पहुंचकर अपना वोट डाला। सतपाल महाराज के साथ उनके दोनों बेटे सुयश रावत और श्रद्धेय रावत ने भी मतदान किया। धर्मनगरी हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी कनखल पोलिंग बूथ पर मतदान किया। रामदेव ने कहा कि देश हित और राष्ट्र हित में मतदान बेहद जरूरी है। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश राठौर ने भी पूरे परिवार के साथ मतदान किया। लोकतंत्र का महापर्व आज सुबह से ही मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में मत स्थल पर पहुंच रहे हैं। ज्वालापुर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर हमारे साथ है, ये भी वोट देकर अभी निकले हैं यहाँ से हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। राठौर जी, आपने वोट किया, क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र के पर्व को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि ज्वालापुर विधानसभा में मेरे मतदाता जो हैं वो सुबह से ही लाइन में लगे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा सा प्रभाव रहा है और हम बीजेपी के इस ज्वालापुर विधानसभा में इतिहास रचेंगे। भारी मात्रा में बीजेपी का वोट उसके समर्थन में रहेगा। लोगों के फोन और उनकी सूचनाएं जो आ रही हैं वो बड़ा भारी उत्साह है ये बनाने का काम करें। 5 साल के आपके कामों का आज परीक्षा की घड़ी है, जिसमें आज उसमें ईवीएम मशीन में मत हो जाएगी। तो क्या कहेंगे इस 5 साल के कार्यकाल को लेकर? क्या किन लोगों से चुनौती मानते हैं और कितनी चुनौती मानते हैं? लोगों के उत्साह को देखते हुए मैं समझता हूँ ईवीएम आज कमल के फूल से भर जाएगा। जनता को पता लगेगा और जब 10 मार्च को पोलिंग होगी तो हम बता देंगे कि लोगों का कितना उत्साह है। मैं पहले से दावा कर रहा हूं कि 3 गुना मत पहले से अधिक मिलेंगे जीतने के लिए। तो मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि
कोई भी चुनौती में सम्मुख नहीं है, सब पीछे पीछे दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं और मीडिया को भी जानकारी है कि सब पीछे पीछे दौड़ते हुए वो चल रहे हैं। हम भारी मतों से जीतेंगे और ये मेरे कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख सकते हैं सभी जगह। जो आज एक रुझान मिल रहा है वो हमारे लिए अच्छी सौगात है। बिल्कुल, हमारे साथ में इनकी धर्मपत्नी रविंदर कौर भी है। रविंदर कौर जी, आप भी लगातार मैदान में दिखाई दी, क्या कहेंगे, और अपना वोट भी डाला है? जी, मैं लगातार काफ़ी टाइम से अपने पूरे क्षेत्र की डोर टू डोर हमने बहुत कैंपेन करी है और इसलिए महिलाओं में अधिकतर और बच्चों में और जो युवा हमारी बहनें हैं, युवा शक्ति है, युवा जो लड़के हैं, नए वोटर जो बने हैं और बहनें जो हमारी बच्चियाँ अभी नए वोटर हैं, उनमें बहुत खासी उत्साह है और उसके लिए आप बहुत ही सारी हमारी सारी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहनों ने एक लक्ष्य हमारा बनाया है कि हम जो मोदी जी ने हमें इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, हम मोदी जी को दोबारा लेकर आएंगे, पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर आएंगे दोबारा और सुरेश राठौर जी के पक्ष में हम मतदान करेंगे कमल का फूल का बटन दबाकर। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश ने खालसा इंटर कॉलेज में मतदान किया। सुमित ने कहा कि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने जनता का गला घोटने का काम किया है, आज मतदान के जरिए उसका हिसाब किया जा रहा है। आने वाले 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग खाली फिर आप ही को परेशान करेगा। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर आज वोट डाले गए। इस दौरान राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने न्यूज 1 इंडिया से बातचीत की। राजनीति में इस बार देखने को मिला बड़े बड़े चेहरे उतारने पड़े प्रचार के लिए। तो क्या उत्तराखंड की राजनीति अब बड़े चेहरों की मांग करती है या फिर जो स्थानीय आपके नेता हैं या फिर जो मुख्यमंत्री हैं सिर्फ उनके थ्रू ही यहाँ पर आप जनता के बीच में जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है, ये सोच में भेद होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़े बड़े चेहरे उतार सकते हैं, हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, हमारे पास बड़े बड़े चेहरे भी हैं। अब हमारे पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हम उनको उतारते हैं तो किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए। अब किसी के पास नेता नहीं है तो इसमें हमारी क्या खता है। तो इसलिए हमारे पास लीडरशिप है, हम उनको जरूर लेके आते हैं, हम अच्छे तरीके से चुनाव लड़ते हैं, हमारे सारे नेता आते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, पसीना बहाते हैं, लोगों को जाके अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हैं। तो इसमें अगर विपक्ष के लोगों को तो दुखी नहीं होना चाहिए। अब वो नहीं करते तो हम इसमें तो हमारी कोई खता है नहीं। आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुना होगा, जिसको आज सुबह से ही हर पोलिंग बूथ पर जाकर के जो बीजेपी माफ करेगा जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत जी, वो खूब बुला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह की जो बातें हैं वो अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। किस कंटेक्स्ट में कहा गया है, क्या सोच के कहा गया है, क्या मुहावरा कहा गया है, उसका क्या मतलब निकालने। अब आप ऐसे में विक्टिम बन के घूमे, आपने विकास किया नहीं, आपके पास कोई वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए अगर वो जमानत में बचा रहे। तो मैं जितना मेरे को जानकारी, आम आदमी पार्टी ने आपको सीट जीत पा रही है, ना ही कोई उनका बहुत परफॉर्मेंस होने वाली है। उत्तराखंड की राजनीति में इस बार देखने को मिला बड़े बड़े चेहरे उतारने पड़े प्रचार के लिए। तो क्या उत्तराखंड की राजनीति अब बड़े चेहरों की मांग करती है या फिर जो स्थानीय आपके नेता हैं या फिर जो मुख्यमंत्री हैं सिर्फ उनके थ्रू ही यहाँ पर आप जनता के लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, उसको लेकर? देखिए, पुष्कर जी ने एक विचार सबके सामने रखा है, उन्होंने कमेटी बनाने की बात की है। अब उत्तराखंड के अंदर अगर आप 2011 का सेंसस देखेंगे तो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर जुमे की छुट्टी की बात हो रही है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। जब ये तमाम बातें होंगी तो कहीं ना कहीं इस तरह का विषय भी फिर आएगा। अगर देवभूमि के अंदर इस तरह के विषय आएंगे तो समान नागरिकता संहिता भी फिर आ जाएगी। और एक विचार है, देखेंगे इसको आगे कैसे करना है। लेकिन ये बात जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर कुछ लोग इस तरह के डेमोग्राफिकल चेंज को बढ़ावा भी दे रहे हैं और इस तरह के माहौल को भी खराब करना चाहते हैं। ये बद्रीनाथ केदारनाथ की भूमि, ये गंगा यमुना की भूमि, ये देवभूमि है। अगर इसके चरित्र को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग तो हैं नहीं। इस दौरान हमेशा एक नारा देखने को मिला है कि इस बार 60 पार, क्या लगता है 60 पार हो जाएगा? देखिए, हम लोग अपना जो हमारी परफॉर्मेंसेस को सुधारना चाहते हैं, इसमें क्या गलत बात है? और कौन आदमी अपना परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस कम करना चाहते हैं क्या?
आप चाहते हैं कि जो आपकी टीआरपी आती है उससे नीचे उससे ऊपर जाने की सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं, हम लोग चाहते हैं हमारा ये इतनी सीटें हम जीते इससे ज़्यादा क्यों जाए, हम आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल बलूनी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हम फिर से सरकार बनाएंगे और विकास के मुद्दों पर ही सरकार बनाएंगे। मेरे साथ इतना ही। विनय सूद के साथ मैं मीनाक्षी रंजन, देहरादून से। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान मदन कौशिक ने दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी कंफर्ट जोन में है और मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। डीजीपी अशोक कुमार ने भी पूरे परिवार के साथ मतदान किया। डीजीपी की पत्नी अलकनंदा अशोक और उनकी बेटी ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र कैनाल स्थित पोलिंग सेंटर पर जाकर मतदान किया है। मतदान के बाद डीजीपी ने बताया कि प्रदेश भर में सभी 70 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। रुद्रप्रयाग में डीएम मनोज गोयल ने प्राथमिक विद्यालय खुरड़ मतदान केंद्र में मतदान किया। वोट के बाद उन्होंने जनता से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। कानपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बीएसपी प्रत्याशी रविंद्र पनियाल सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक्शन लिया गया। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में 307 जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल है। दरअसल देर रात बसपा प्रत्याशी रविंद्र पनियाल सहित अन्य सहयोगी के साथ मिलकर खानपुर विधानसभा क्षेत्र में शराब और नकदी का वितरण किया जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। तभी वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा का काफिला भी उधर से गुजर रहा था कि अपने आप को घिरा हुआ पाकर बसपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने उमेश शर्मा के काफिले पर पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया, जिस पर पुलिस द्वारा अब एक्शन लिया गया है। फोन आया कि दल्लावाला क्षेत्र में और माड़ा बेला में शराब और पैसे बांट रहे हैं रविंद्र पनियाला के लोग, और रविंद्र पनियाला भी स्वयं हैं। हमने एसओ खानपुर को उसी समय सूचना दी मोबाइल द्वारा। वो वहां जाकर होकर आए। उस समय वो लोगों को शायद पहले से सूचना मिल गई थी, कोई मिली भगत किसी की। वो लोग वहां से इधर उधर हो गए। फिर दोबारा जब ये वहाँ से आ गए, फिर थोड़ी देर बाद ये गाड़ियाँ वहाँ पे दिखी और हमारे लोगों के साथ इन्होंने मारपिटाई की गांव में माड़ा बेला में। जब इन्होंने हमारे समर्थकों के साथ मारपिटाई की तो इनका फ़ोन आया कि साहब ये लोग यहाँ शराब भी बांट रहे हैं, पैसे भी बांट रहे हैं और मारा पीटी भी कर रहे हैं गांव के कुछ लोगों के साथ। तो मैं वहाँ से रवाना हुआ और जब मैं तुगलपुर गाँव क्रॉस कर रहा था तो वहाँ रविंद्र पनियाला जी की बहन का घर है। अचानक से उनके पास भी पहले से सूचना थी कि साहब पीछे से गाड़ी आ रही हैं। इन्होंने घात लगा के लगभग 60-70 लोग थे, इन लोगों ने हमला बोला और हमारे जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने किसी तरीके से कोशिश करी बचाने की, लेकिन फिर भी इन्होंने जो हमला कर सकते थे बीच बचा हुआ। किसी को शारीरिक चोट नहीं आई, बस एक साथी थे उनके ऊपर उन्हें चोट आई। फोन आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।